नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नियो ओटोमनिज्म के बारे में। ये एक नया टर्म आ चुका है टर्की की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हो कि बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए टर्की का जो नियो ओटोमनिज्म हो रहा है, इट इज नॉकिंग ऑन द डोर। इनफैक्ट ओआरएफ में भी बताया गया है नियो ओटोमनिज्म इज बीइंग सीन इन द टर्किश फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोग देखेंगे कि क्या टर्किश फॉरेन पॉलिसी में नियो ओटोमनिज्म है या नहीं है, दोनों पहलू देखेंगे और अंत में हम लोग एक वे फॉरवर्ड की बात भी करेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सावंकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पर। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे 8000 सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज पोस्ट करता हूँ विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रीलिम्स 2020 के। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है यूपीएससी 2021 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि किस तरह से टर्की की फॉरेन पॉलिसी ने एक 360 डिग्री टर्न लिया है और वापस उसी जगह पे जाके पहुंची है जो हम लोग ओटोमनिज्म या नियो ओटोमनिज्म कह रहे हैं। उसका बैकग्राउंड कहां पे? इट्स बैकग्राउंड इज इन द ओटोमन एम्पायर। टर्की का जो ओटोमन एम्पायर था 14th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ओटोमन एम्पायर ने टर्की पे रूल किया है। जो टर्किश टेरिटरी थी उस पे रूल किया है। जो ओटोमन एम्पायर था वो काफी बड़ा था फ्रॉम द करंट डे टर्की। तो आप देख सकते हो कि ओटोमन एम्पायर इट एक्चुअली रीच्ड इट्स पीक इन 1683 एडी अंडर मेहमेद IV। तो ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरी आप देखोगे वो काफी ज्यादा बड़ी थी। इट एक्सपैंडेड इनटू साउथ ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया में भी स्प्रेड हो गया था और आप देख सकते हो कि नदर्न अफ्रीका में भी यहां पे स्प्रेड हो गया था ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर का एक तो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि आपको एक्सपैंड करना है। लेकिन जब 20th सेंचुरी में स्पेशली 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद ओटोमन एम्पायर जो कैलिफेट था ओटोमन एम्पायर का उसको डिसबैंड कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ सेवरस और ट्रीटी ऑफ लॉजेन को साइन कर दिया गया था। यहां पे जो ओटोमन एम्पायर का जो सारी टेरिटरीज थी उसको डिवाइड कर लिया गया था ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे सारे कॉलोनाइजर्स के बीच में। आप देख सकते हो यहां पे कि इतनी बड़ी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया था। जो ओरिजिनल ओटोमन एम्पायर था उसको यहाँ पे रख दिया गया। जो सदर्न साइड फ्रेंच मैंडेट बना, जो आप देख सकते हो कि जो आज के दौर पे यू कैन करस्पॉन्ड इट विथ सीरिया। इसके साथ ही साथ एक ब्रिटिश मैंडेट भी बन गया, वो इराक है जो आज का। तो जो ओटोमन एम्पायर की जो सरहद थी उसको छोटा कर दिया गया और ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरी थी उसको कॉलोनाइजर्स के बीच में बांट लिया गया। ये तो हुआ था 1920 में। इसके बाद 1920 के बाद एक सेक्युलर टर्की बना। जो सेक्युलर टर्की का जो मैप है वो यहाँ पे है, जो आज भी हम लोग देख सकते हैं। दैट इज द करंट सेक्युलर टर्की। सेक्युलर टर्की वाज फॉर्म्ड इन 1920 अंडर केमाल पाशा अतातुर्क। तो इन्होंने टर्की को सेक्युलर बनाया और कैलिफेट खत्म हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी 21st सेंचुरी में जब से रासिप तैयब अर्दोगन आए हैं, पिछले 16 साल से वो टर्की में रूल कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि पिछले एक दशक से वो नियो ओटोमनिज्म या नियो ओटोमन काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे आप देखोगे कि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं एक्सपैंड करने की, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिलीजन को बढ़ाने की। तो जब हम लोग नियो ओटोमनिज्म कहते हैं या ओटोमन एम्पायर की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी एग्जैक्टली? अगर मुझे सिंपलेस्ट टर्म में ओटोमनिज्म या नियो ओटोमनिज्म को डिफाइन करना है, इट वुड बी डिफाइंड थ्रू दीज 3 टर्म्स। सबसे पहला तो ये है अग्रेसिव नेशनलिज्म, मतलब बहुत ही स्ट्रांग आपका राष्ट्रवाद होगा। आप अपने नेशन के बारे में बात करोगे और इस अग्रेसिव नेशनलिज्म को आप जोड़ दोगे रिलीजियस शाओनिज्म के साथ, मतलब आपका राष्ट्रवाद और आपका धर्मवाद दोनों जुड़ जाएगा, दोनों साथ में मिलकर एक अग्रेसिव पॉलिसी बनाएंगे। इट वुड बी अग्रेसिव टू योर नेबर्स, इट वुड बी अग्रेसिव टू योर एक्सटेंडेड नेबर्स ऑल्सो। इसके अलावा एक इन जनरल एंटी वेस्टर्न हॉस्टिलिटी और एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड होता है। ओटोमन का भी था और नियो ओटोमनिज्म में आप देख सकते हो यही। तो चलिए देखते हैं किस तरह आज का टर्की नियो ओटोमनिज्म कर रहा है। इन 3 हेडिंग्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह रासिप तैयब अर्दोगन अग्रेसिव नेशनलिज्म दिखा रहे हैं, किस तरह रिलीजियस शाओनिज्म दिखा रहे हैं और किस तरह एंटी वेस्टर्न हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं, ताकि हम लोग ये पहलू देखें कि वो नियो ओटोमनिज्म फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात की जाए तो डोमेस्टिक स्फीयर में तो काफी ज्यादा अग्रेसिव वो बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 16 साल से अर्दोगन और उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP रूल कर रही है, बहुत ही स्ट्रांग हैंड से रूल कर रही है। इनफैक्ट इनके रूल के खिलाफ एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट किया गया था 2016 में, जिसको इन्होंने थ्वार्ट कर दिया और 2 साल बाद 2018 में अर्दोगन ने काफी ज्यादा पावर अपने हाथों में ले ली। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंटशिप बना दी, जुडिशरी की पावर कम कर दी, पार्लियामेंट की पावर कम कर दी और सारे पावर अपने हाथ में ले लिए। मतलब
एग्रेसिव नेशनलिज्म आपको दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक लेवल पर। इनफैक्ट अगर आप 2019 की बात करें तो इस्तांबुल में मेयर के इलेक्शन हुए थे, तो जो अर्दोगान की पार्टी थी वो बुरी तरह से हार गई थी। पहली बार हारने के बाद अर्दोगान ने कहा कि इस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाया। दूसरे इलेक्शन में उनकी पार्टी फिर से हार गई और भी बड़े मतों से। ये क्लियरली दिखाता है कि वो ऑलरेडी अनपॉपुलर है अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से डोमेस्टिक लेवल पे भी। इसके अलावा अगर आप एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करें आउटसाइड में, इन इंटरनेशनल लेवल, इसके काफी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं टर्की और कर्डिश हॉस्टिलिटी फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जहां पे भी कर्डिश लोग हैं वहां पे अर्दोगान अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यूसली लड़ाई में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ वो काफी हॉस्टाइल बने हैं दूसरे इस्लामिक नेशंस के साथ भी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया था, ट्यूनीशिया से जो शुरू हुआ था, उस अरब स्प्रिंग को टर्की ने सपोर्ट किया था। स्पेसिफिकली इजिप्ट में जब होस्नी मुबारक को डिपोज कर दिया गया था, उसके बाद मोहम्मद मोरसी आए थे तो उसको सपोर्ट किया था टर्की ने। उसके अलावा आप देख सकते हो कि टर्की का जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ है हाल ही में लीबिया में, वो लड़ रहे हैं सऊदी और यूएई के खिलाफ ही। सऊदी और यूएई वहां पे एक लीडर जो है खलीफा हफ्तार, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ मिलिट्री भेजी अर्दोगान ने, लीबिया में डायरेक्टली इंटरवीन किया वहां पे और खलीफा हफ्तार के साथ लड़ाई चल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि टर्की कंटिन्यूसली अपने नेबर के साथ लड़ रहे हैं। ग्रीस और साइप्रस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उनकी टेरिटरी के इर्द गिर्द 200 नॉटिकल माइल जो मैरिटाइम सोर्सेस होती हैं उसके ऊपर इन्होंने कब्जा जताया, उसको अग्री नहीं करते हैं और कॉन्स्टेंटली इरिटेशन चल रहा है नेबर्स के साथ। साथ ही साथ उन्होंने अपने नेबर्स को इतना ज्यादा एग्रावेट किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आईसिस के साथ वो कंटिन्यूसली ब्लैक डील्स में लगे हुए थे, तो एग्रावेशन इतना ज्यादा हो गया कि उनके नेबर्स ने एक ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम फॉर्म किया टर्की के खिलाफ। और अगर आप इस ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम को देखोगे, जिसको निकनेम दिया गया है ओपेक मेडिटेरेनियन गैस करके, इसके 2 मेंबर आप देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। तो इसमें इजराइल भी एक पार्टी है और पैलेस्टीन अथॉरिटी भी एक पार्टी है। तो आप देख सकते हो किस हद तक इन्होंने एग्रेसिव नेशनलिज्म दिखाई है अपने नेबर्स के साथ, कि जो 2 कट्टर दुश्मन हैं इजराइल और पैलेस्टीन, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम बनाने में। तो इमेजिन to what level Turkey has irritated its neighbor. So today Turkey is left out with very few allies. An example is Qatar, and उनकी दोस्ती हो रही है ईरान के साथ। टर्की एक सुन्नी देश है, ईरान शिया सपोर्टर है, तो एक टेम्पररी अलायंस बन चुका है उनका ईरान के साथ, और रशिया के साथ उनका रिलेशन चल रहा है सीसो। तो ये तो बातें हो गई थी एग्रेसिव नेशनलिज्म की। जब हम लोग सेकंड पैरामीटर पे जाएंगे रिलीजियस शावनिज्म की, इसके एग्जांपल तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हाल ही में बहुत ज्यादा स्टेप्स आए हैं अर्दोगान की सरकार द्वारा, जैसे कि हाल ही में उन्होंने हेजिया सोफिया को कन्वर्ट कर दिया है एक मस्जिद में। इसके ऊपर हमारा स्टडी आईक्यू का वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हो किस तरह उन्होंने हेजिया सोफिया को एक मॉस्क बनाया। साथ ही साथ रिसेंटली एक चोरा चर्च है जो इस्तांबुल में, उसको उन्होंने मुस्लिम वर्शिप अलो कर दी वहां पे चर्च में, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट होगा अल अक्सा मॉस्क जो जेरूसलम में है, उसकी लिबरेशन करना हम अपना एक मकसद मानते हैं, ये बताया अर्दोगान ने। तो रिलीजियस शावनिज्म क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एंटी वेस्टर्न हॉस्टिलिटी भी बहुत ज्यादा है। जब से अर्दोगान सरकार चल रही है पिछले 16 सालों से कंटिन्यूसली उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यूएन के खिलाफ। उन्होंने बहुत बार धमकियां भी दी है कि वो यूएन ट्रीटीज से विड्रॉ हो जाएंगे। साथ ही साथ अर्दोगान एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया है 1920 की जो ट्रीटीज आई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ट्रीटी ऑफ लॉजान, दोनों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने जो लैंड्स थे उसको वापस लाएंगे अकॉर्डिंग टू मिसाक ए मिल्ली प्लान। ये मिसाक ए मिल्ली प्लान 1920 में जब एक सेक्युलर सरकार बनी थी केमाल पाशा अतातुर्क के अंडर, वहां पे ये एक प्लान, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें 6 डिमांड्स थी। जहां पे उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे पुराने ओटोमन एम्पायर का लैंड था हम उसको वापस लाना चाहते हैं। जैसे ही ये मिसाक ए मिल्ली रेजोल्यूशन पास हुआ था, फिर से ब्रिटिश ने टर्की पे कब्जा कर लिया था। फिर इवेंचुअली 1923 में केमाल पाशा की सरकार सेक्युलर बना दी गई थी और उनकी सीमाएं कम कर दी गई थी। तो अभी अर्दोगान ने फिर से कह दिया है कि हम मिसाक ए मिल्ली प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली उन्होंने एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड बरकरार रखा है। अर्दोगान ने हाल ही में 2019 में नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में अपनी फोर्सेस भेजी किस लिए? लड़ने के लिए पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप जो एक कर्डिश ग्रुप है, और स्ट्रेंजली ये कर्डिश ग्रुप सपोर्ट कर रहा था यूएसए को।
इन फाइटिंग अगेंस्ट आइसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्दोगान इज फाइटिंग कर्डिश पीपल, जो कर्डिश लोग आइसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये आइसिस के साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन को एलिनेट किया हुआ है, क्योंकि 2015 में जब रेफ्यूजी की क्राइसिस हुई तो ईयू ने रिक्वेस्ट किया था टर्की को कि रेफ्यूजीज को आप पनाह दीजिए, तो तब उन्होंने एक तरह का पॉलिटिकल गेम खेला था, एक तरह की बार्गेनिंग की थी, एक तरह का ब्लैकमेल किया था ईयू को। उस रेफ्यूजी क्राइसिस को उन्होंने पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया था, तो उससे काफी दूरी बढ़ चुकी है ईयू और टर्की में भी। अगर आप देखो वेस्टर्न एटीट्यूड में रशिया एक है जिसके साथ थोड़ी सी क्लोजनेस हो चुकी है टर्की की, लेकिन ये जो क्लोजनेस है ये भी बहुत ही स्ट्रेंज रिलेशन चलता है रशिया के साथ उनका। जब रशिया सीरिया में इन्वॉल्व हुआ तब रशिया का एक प्लेन गिराया था टर्की ने, तो रशिया और टर्की के बीच तनाबनी शुरू हो गई थी। लेकिन रीसेंट टाइम्स में आप देख सकते हो कि टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ऑर्डर किया है $6 बिलियन में। हम लोगों ने भी इसको खरीदा है रशिया से, टर्की ने रशिया से खरीदा है। साथ ही साथ अभी टर्की काम कर रहा है रशिया के साथ मिलकर सीरिया में। सबसे पहले तो वो एंटी सीरिया था, लेकिन अभी सडनली वो रशिया के साथ काम कर रहा है सीरिया में। तो ये सब हमको दिखाते हैं कि अग्रेसिव नेशनलिज्म चल रहा है टर्की का, रिलीजियस शैवनिज्म चल रहा है टर्की का, और एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड तो चल ही रहा है टर्की का। कि ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं दिखा रही है कि टर्की इज फॉलोइंग अ न्यू ओटोमन फॉरेन पॉलिसी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि बहुत सारे टर्की के जो फॉरेन पॉलिसी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि कोई चीज नहीं है न्यू ओटोमनिज्म की। इनफैक्ट दे गो ऑन टू से दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ नॉनसेंस ऑफ न्यू ओटोमनिज्म व्हिच इज बीइंग स्प्रेड बाय द वेस्टर्न फोर्सेस। लोग कहते हैं देयर इज अ मिथ ऑफ न्यू ओटोमनिज्म। वो कहते हैं न्यू ओटोमनिज्म तब आएगी जिस दिन टर्की अपनी फोर्सेस तुम पे अटैक करने के लिए भेजेगी। अभी टर्की जो कर रहा है इट इज सिंपली फॉलोइंग प्रैग्मेटिक स्टेप्स फॉर इट्स ओन सेफगार्ड, फॉर इट्स ओन सेफ्टी। तो ये तो हो गया दूसरा पहलू। तो अगर हम इस डिस्कशन को एक कंक्लूड करना चाहते हैं, एक वे फॉरवर्ड देना चाहते हैं, तो उसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि न्यू ओटोमनिज्म हो या ना हो, एक बात तो तय है। एक बात तय क्या है कि अर्दोगान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा डाउन है। अर्दोगान जो पिछले 16 साल से रूल कर रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा डाउन है। इस्तांबुल में जो मेयरल इलेक्शन होते हैं उसमें क्लियरली पता चल गया था। लेकिन उसके रिएक्शन में जो पॉपुलैरिटी कम हो रही है उसके रिएक्शन में वो क्या कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं इस्लामिक हेरिटेज को डिस्प्ले करने की। जैसे हेजिया सोफिया को उन्होंने एक मॉस्क बना दिया, चोरा चर्च में मुस्लिम वर्शिप अलो कर दी, अपनी पॉपुलैरिटी बूस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन अर्दोगान को यह समझना चाहिए कि इन सब स्टेप से उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल गारंटी नहीं होगा लंबे समय तक। अगर लंबे समय तक गारंटी करना है तो अर्दोगान को यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा मेलो डाउन करे और सेक्युलर पॉलिसीज को सपोर्ट करे। तो इससे वो खुद भी और भी चाहिए तो पावर में रह सकते। सो दिस वाज द डिस्कशन ओवर न्यू ओटोमनिज्म। आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।